नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एनालॉग सर्किट का टॉपिक है ओपैम्प। जी हाँ, ओपैम्प एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको कंफर्म है एग्जाम में और काफी वेटेज रखता है सभी एग्जाम में। ओपैम्प एनालॉग सर्किट में भी काफी वेटेज रखता है। अगर आप ये पढ़ लेंगे, ओपैम्प वाला टॉपिक कवर कर लेंगे तो काफी हद तक आपकी एनालॉग सर्किट भी हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओपैम्प की। तो आज ओपैम्प में पूरा ओपैम्प का बेसिक मैं आपको करवा दूंगा। जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो अगले लेक्चर से हम देखेंगे। आज हम इसमें ओपैम्प होता क्या है, ओपैम्प में जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है, और आइडल ओपैम्प क्या है, IC 741 क्या है, इनके बारे में बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो प्रॉपर डेफिनेशन कि भैया ओपैम्प होता क्या है। तो आप सभी को पता है, इट इज हाई वोल्टेज गेन डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। जी हाँ, ओपैम्प क्या है? हाई वोल्टेज गेन डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है। आप सभी ने एम्पलीफायर पढ़ा है ना। तो ये जो एम्पलीफायर होता है ये डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है और हाई गेन होती है इसमें। इसके अलावा इट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। जी हाँ, ओपैम्प से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो एनालॉग सिग्नल्स में। तो इसका इसलिए नाम क्या रख दिया गया? ऑपरेशन एम्पलीफायर भी रख दिया गया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया हमारा ओपैम्प है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ओपैम्प मार्केट में अवेलेबल है वो IC 741 के नाम से आता है। 8 पिन पैकेज होता है। कितने पिन होते हैं इसमें? 8 पिन होते हैं। IC 741 के नाम से आता है। आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाएंगे, उसको बोलेंगे भैया IC 741 देना, वो उठा के आपको दे देगा। अब देखिए IC 741 का मतलब क्या है भाई साहब? IC 741 का मतलब होता है कि 7 पिन, 7 से 4 पिन इनपुट की और 1 पिन आउटपुट की। 7 पिन यहां पर आपकी यूज हो रही है, 7 पिन आपकी यूज हो रही है, 4 पिन इनपुट पिन है और 1 आउटपुट पिन है। ठीक है, अब देखिए इसी की सभी पिनों के बारे में आपको बता दूं कौन सी पिन क्या होती है। जैसे पहली वाली जो है ऑफसेट पिन होती है, ऐसे ही दूसरी वाली इन्वर्टिंग पिन होती है, ऐसे ही तीसरी वाली नॉन इन्वर्टिंग, फिर नेगेटिव वोल्टेज, ऐसे ही ऑफसेट होता है पांचवी पिन, आउटपुट वी आउट, ऐसे ही वी पॉजिटिव वोल्टेज, और आठवीं जो होती है वो नॉन यूज्ड होती है, उसका यूज नहीं करते हैं हम। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जो आईसी बाहर से दिखती है उसका मैंने आपको नामकरण बता दिया, पूरा डेफिनेशन के साथ साथ पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। जी हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इंटरव्यू भी हो सकता है आपका, तो इंटरव्यू में बोले कि ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपैम्प। भैया आपको पता ही होना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए यहां पर 1 2 3 4 कितने एम्पलीफायर हैं? यहां पर 4 एम्पलीफायर हैं। अब सबका पर्टिकुलर काम है। जैसे ये इनपुट स्टेज है, फिर ये इंटरमीडिएट स्टेज है, फिर यहां पर आप देखिए लेवल शिफ्टर आ चुका है, उसके बाद फिर आउटपुट स्टेज आती है और यहां से फाइनली आपको आउटपुट मिलता है। तो शुरू के 2 स्टेज जो होते हैं ना, शुरू के 2 स्टेज कहलाते हैं वोल्टेज गेन स्टेज। जी हां, वोल्टेज गेन स्टेज कहते हैं शुरू की 2 स्टेज को। क्या कहते हैं? वोल्टेज गेन स्टेज कहते हैं। इसी प्रकार बीच में जो आएगा ये यूनिटी गेन स्टेज कहलाता है। यूनिटी गेन स्टेज कहलाता है, जो कि लेवल शिफ्टर है। अब आप में मैं आगे हम पढ़ेंगे कि सर डीसी इसमें वो आता है, उसके कारण डिस्टॉर्शन होने लगता है, तो हम यहां पर कैपेसिटेंस का यूज क्यों नहीं करते, ये सब बताऊंगा मैं आपको कि लेवल शिफ्टर का ही यहां पर यूज क्यों किया जा रहा है, एज अ कैपेसिटर का यूज क्यों नहीं किया जा रहा है ना। इसके बाद ये जो आपका है ये लास्ट आउटपुट स्टेज होती है पावर एम्पलीफायर स्टेज। आगे एक टॉपिक है पावर एम्पलीफायर, तो इसमें आप पावर एम्पलीफायर जितने क्लास के हैं वो सब पढ़ेंगे, है ना। बाकी आप यहां पे देख लीजिए इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें 4 स्टेज, पहली इनपुट स्टेज, सेकंड इंटरमीडिएट, तीसरी लेवल डिफरेंट लेवल शिफ्टर और चौथी आउटपुट स्टेज। और शुरू की 2 वोल्टेज गेन वाली होती हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यूनिटी गेन स्टेज होती है, लेवल शिफ्टर, और पावर एम्पलीफायर सबसे लास्ट में यूज होता है यहां पर। अब यहां पर आप देखिए, आप बोलोगे सर यहां पर इसकी डायग्राम अलग है इस वाले का, सर इसका अलग है ना। तो ये अलग अलग तरीके के एम्पलीफायर होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे ये
देखिए, अगर सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट इस तरह से है, तो ये नॉर्मल एम्पलीफायर कहलाते हैं। यही दो आपके इनपुट हो गए, है ना, V1 V2 मान लो, दो इनपुट हो गए और एक आउटपुट है, तो इससे कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैविंग अनबैलेंस्ड आउटपुट। मतलब ये क्या करेगा, शुरू के जो इनपुट होंगे दोनों का डिफरेंस लेगा और आउटपुट देगा, लेकिन अनबैलेंस आउटपुट रहेगा। तो ये जो इस टाइप का होता है, जैसे यहां पर आप देखोगे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, है ना, ये सभी कैसे हैं, ये सभी डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैविंग अनबैलेंस आउटपुट है। लेकिन इनिशियल स्टेट में देखोगे ये वाला मिलेगा, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है विथ बैलेंस आउटपुट। जी हां, बैलेंस आउटपुट यहां पर यूज हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए इनिशियल स्टेज पे आपका बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी में। अब इसमें जो चीज मैंने आपको समझाई वही यहां पे मेंशन है कि इनपुट स्टेज इज ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्वेश्चन आ जाएगा कि इनपुट स्टेज में कैसा एम्पलीफायर होता है, तो भैया डिफरेंशियल एम्पलीफायर विथ बैलेंस आउटपुट। फिर है इंटरमीडिएट में ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट यूज हो रहा है, देख सकते हो आप, ड्यूल इनपुट है यहां पर, ड्यूल इनपुट है यहां पर, ये देखिए ड्यूल इनपुट है यहां पर, है ना, ड्यूल इनपुट है यहां पर, और बैलेंस अनबैलेंस क्या है, आउटपुट है। ठीक है, इसी प्रकार टू डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज आर यूज इन द ऑब्टेन हाई वोल्टेज गेन। अब ये आप देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो यूज हो रहे हैं, एक है अनबैलेंस वाला, दूसरा है बैलेंस वाला। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस यूज हो रहे हैं जिससे हमें वोल्टेज गेन कैसी मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मिल सके, जो भी हमने इनपुट दिया है उसका बहुत बढ़िया गेन मिल सके। इसलिए शुरू में हमने क्या किया, वोल्टेज गेन स्टेज कही गई इसे, है ना। इसके बाद फिर अनबैलेंस आउटपुट और इंटरमीडिएट स्टेज है डीसी वोल्टेज प्रेजेंट। अब यहां पर हमने क्या किया, वोल्टेज गेन का काम किया है, तो यहां के इनपुट में भी क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। कौन सा वाला भैया, डीसी वाला। अब डीसी आएगा तो थोड़ा सा क्या लाएगा, डिस्टॉर्शन लाएगा, है ना। अब डिस्टॉर्शन लाएगा तो कुछ दिक्कत आएंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो वही है कि डीसी वोल्टेज अलाउ टू रीच आउटपुट स्टेज, इट कैन डिस्टर्ब बायसिंग कंडीशन। देखिए बायसिंग की कंडीशन आपने पढ़ी हुई है, बायसिंग कंडीशन को क्या करेगा, बायसिंग कंडीशन को हानि पहुंचाएगा। उसके बाद आउटपुट स्टेज विच कॉज डिस्टॉर्शन इन आउटपुट, भैया आउटपुट आपका खराब आ सकता है। इसलिए आप देख रहे हो यहां पर इंटरमीडिएट स्टेज जो थी उसके बाद हमने यहां पर एक लेवल शिफ्टर का यूज किया है, जिसमें आपका डीसी वोल्टेज जाएगा लेकिन फाइनल आउटपुट में डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। कैसे सर, अब यहां पर देखते हैं। देखिए डीसी वोल्टेज जो प्रेजेंट है आपका आउटपुट में इंटरमीडिएट स्टेज के, वो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किसके थ्रू, लेवल शिफ्टर को कनेक्ट करके, जो हमने किया है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया डीसी वोल्टेज इंटरमीडिएट का जो आता है उसे हम कैसे रिमूव करेंगे, तो भैया डिस्टॉर्शन आप रिमूव कर सकते हो, किसका यूज करके, आप लेवल शिफ्टर का। अब मन में सवाल आएगा सर डिस्टॉर्शन हम कैपेसिटर से भी यूज कर सकते हैं, कई बच्चे होंगे कि हाँ सर कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं। तो देखो कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ उसके जगह हम लेवल शिफ्टर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कारण है। अब कुछ कारण क्या है, पहला कि भैया बड़ा कैपेसिटर होगा माइक्रो फैराड में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिलिकॉन चिप में ज्यादा जगह चाहिए, जो कि हमारे लिए परमिसिबल नहीं है, क्योंकि भाई चिप हमें छोटी से छोटी बनानी है, तो उसके लिए हम ज्यादा जगह दे नहीं सकते। तो पहला पॉइंट वहीं खत्म हो जाता है कि भैया कैपेसिटर ज्यादा जगह घेरेगा। दूसरा है कि कैपेसिटर क्या करेगा, जितने भी डीसी इनपुट वोल्टेज आएगा, जितना भी आएगा, डिस्टॉर्शन तो ठीक है, जितना भी आएगा सबको क्या कर देगा, वो सबको ब्लॉक कर देगा, सबको ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण जो हम इस सर्किट को यूज करना चाहते हैं, डीसी सर्किट जैसे रेगुलेटर, तो हम रेगुलेटर का काम नहीं कर पाएंगे भैया। वोल्टेज रेगुलेटर आप आगे पढ़ोगे इसकी एप्लीकेशन जो है ओप एम्प की, तो फिर अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो वो तो पूरा डीसी ब्लॉक कर देगा, तो डीसी रेगुलेटर ऐसा काम कर ही नहीं पाएगा, तो हमारा एप्लीकेशन फेल हो जाएगा एक तरह से, है ना। तो इसलिए यहां पर हम क्या है, कैपेसिटर का यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेवल शिफ्टर। अब लेवल शिफ्टर क्या होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है। क्या होता है भाई साहब,
कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है। इसमें हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं कि लेवल शिफ्टर क्या होता है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर विथ हाई इनपुट रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट स्टेज से जो भी आपका आउटपुट आया वो इसमें आएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा। फिर इसके आउटपुट स्टेज को हम किस में देते हैं, पावर एम्पलीफायर। अब पावर एम्पलीफायर में कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पावर पुश पुल एम्पलीफायर। जी हाँ, कौन सा हम आउटपुट स्टेज में पावर एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का यूज करते हैं। इसके बाद इट इज यूज सो ओपैम्प कैन सप्लाई ग्रेटर पावर टू लोड, यानी आउटपुट में अच्छा हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं बेसिकली पावर एम्पलीफायर। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा ओपैम्प है, सिंगल स्टेज हमने ले लिया है ना, एक एम्पलीफायर है। V1 V2 इसमें हमने इनपुट दिए हैं, V आउट यहाँ पे आउटपुट है। तो बेसिकली अगर गेन की बात करूं तो गेन क्या होती है, गेन होती है आउटपुट अपॉन इनपुट का डिफरेंस। आउटपुट यानी V0 अपॉन इनपुट का डिफरेंस V1 माइनस V2, ठीक है। तो ये जो गेन है इसको हम कहते हैं ओपन वोल्टेज गेन, ओपन वोल्टेज गेन, जिसे AOL से दर्शाते हैं, ओपन वोल्टेज गेन। ऐसे ही आप आगे पढ़ोगे क्लोज वोल्टेज गेन, है ना। ये ओपन वोल्टेज गेन, तो ओपन वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, VO यानी V आउट बाय V1 माइनस V2, दोनों का डिफरेंस नीचे इनपुट का। सेम V आउट अगर निकालने को बोलूं तो भाई ओपन वोल्टेज गेन इंटू V1 माइनस V2, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या एग्जाम में दे सकता है, जैसे V1 अगर मैंने अप्लाई की और V2 जीरो रख दी, भैया V1 जीरो अप्लाई की, V2 जीरो रखी तो V2 जीरो हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, V0 इक्वल टू ओपन लूप इंटू V1 माइनस V2। अब ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो भैया AOL इंटू V1 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो भैया V और V आउट और V1 दोनों कैसी हैं, सेम है ना, देखो कोई चेंज नहीं है फेस में, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इन फेस। इसलिए V1 को हम क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। क्या कहते हैं V1 को, इसी कारण नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्ट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। जैसे V आउट है, सेम फेस में आप देखिए सेम साइन है दोनों का, इसलिए हम V1 को क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, ठीक है। ये V1 है हमारा, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड केस बना दिया, V2 को हमने अप्लाई किया, V1 को जीरो किया, तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर ये जीरो कर दूंगा तो माइनस आएगा। अब ये माइनस आएगा तो जाहिर सी बात है VO और V2 जो हो जाएंगे आउट फेस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस V2 और VO, ठीक है। तो इसलिए V2 को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इन्वर्टिंग आउटपुट। क्या कहेंगे V2 को भाई साहब, V2 को कहेंगे इन्वर्टिंग आउटपुट। क्या कहेंगे, इन्वर्टिंग आउटपुट कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओपन लूप गेन क्या होता है, ओपन वोल्टेज गेन क्या होता है, V1 V2 दोनों जीरो करने पर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछेगा एग्जाम में। क्या भैया, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडल ओपैम्प। जी हाँ, कोई भी आइडल ओपैम्प है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्ट एग्जाम में, इवन इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनफिनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन। क्या होती है भैया, इनफिनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन होती है, याद रखिएगा, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि भैया छोटा से छोटा डिफरेंस ये क्या करेगा, कैलकुलेट कर सकता है आइडल ओपैम्प। आइडल की बात हो रही है यहां पर, है ना, आइडल ओपैम्प, ठीक है। फिर आता है इनफिनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। जी हां, RI जो होता है बेसिकली इसमें
वो भी इन्फिनाइट होता है, वो भी इन्फिनाइट होगा। तो बेसिकली अगर ओपेम्प में हम क्या करें, करंट दें, तो बेसिकली दोनों का आप देखिए क्या होगा, डिफरेंस जीरो ही होगा, इक्वल जीरो ही होगा, है ना। तो आइडल अगर बात करें तो इसमें इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। फिर आता है जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। जी हाँ, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके ओपेम्प का, है ना। ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखो, ये आर आई दिख रहा है इनपुट रेजिस्टेंस, ये आर ओ दिख रहा है आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये आर एल है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहां पर ये इन्फिनाइट है, ये जीरो है ना। अब आर आई इन्फिनाइट, आर ओ जीरो, तो आइडल ओपेम्प को हम क्या कहेंगे, आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या कहेंगे इसी कारण, आइडल ओपेम्प को आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर, या इसको क्या कहेंगे, आइडल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। देखो ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर और आइडल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहेंगे। तो क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं कि क्यों इसे आप आइडल वोल्टेज सोर्स कहते हो, है ना। इसके अलावा आप आइडल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहते हो, तो आप कह सकते हो सर ड्यू टू आर आई एंड आर ओ, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर या आइडल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कहते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बैंडविड्थ। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो इनफिनाइट होती है। बैंडविड्थ कैसी होती है, इनफिनाइट होती है ना। तो बेसिकली इनफिनाइट बैंडविड्थ मतलब भैया कोई भी फ्रिक्वेंसी की आप बैंडविड्थ दो, सबको क्या करेगा, ये एम्पलीफाई कर देगा। कोई भी फ्रिक्वेंसी की आप क्या करोगे, बैंडविड्थ दोगे, सबको क्या कर सकता है, ये एम्पलीफाई कर सकता है ना। फिर आता है इसमें ऑफसेट। तो ऑफसेट भी इसमें क्या होता है, जीरो होता है। ऑफसेट भी क्या होता है, इसमें जीरो होता है। मतलब V1 और V2 अगर मैं देखूं दोनों जीरो कर रहा हूं, तो भैया आउटपुट भी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो हो रहा है आइडल में। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल जो आपके ओपेम्प होंगे उसमें बिल्कुल नहीं होगा। जीरो ऑफसेट केवल आइडल के लिए ही होता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आता है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। जी हाँ, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ये कैसा होता है, ये भी इनफिनाइट होता है। ये भी क्या होता है, इनफिनाइट होता है। जैसे V1 और V2 दोनों बराबर कर दूं तो V O जो होगा, V आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, जीरो आएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि आइडल ओपेम्प क्या होता है, ट्रू या आइडल डिफरेंस एम्पलीफायर होता है। ट्रू या आइडल डिफरेंस एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि CMR क्या क्या होता है इसमें। CMRR यहां पर इनफिनाइट होता है, ठीक है। इसी प्रकार स्लू रेट, अभी हम आगे पढ़ेंगे स्लू रेट, SR हम आगे पढ़ेंगे। स्लू रेट होता क्या है बेसिकली, है ना, इसको आगे मैं बताऊंगा। ये भी इनफिनाइट होता है। स्लू रेट क्या होता है, स्लू रेट भी क्या होता है, इनफिनाइट होता है। बेसिकली स्लू रेट जो है ना, एक तरह से मैं कह सकता हूं स्लू रेट क्या होता है। देखिए जो स्लू रेट होता है बेसिकली, अगर आप इसको सही से देखेंगे तो ये मेजर करता है कितना जल्दी, कितना फास्ट आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है ना। तो स्लू रेट किसी चीज को मेजर करता है कि आउटपुट कितना जल्दी चेंज हो रहा है, वो स्लू रेट होता है। अभी आगे हम पूरा डिटेल डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, तो ये हो गई आइडल की बातें। अब जहां से क्वेश्चन आएंगे, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन आइडल। जी हाँ, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये IC 741 के बारे में बात हो रही है। मैं दोनों को कंपैरिजन करवा देता हूं। सबसे पहले आपकी गेन, तो गेन इनफिनाइट है, लेकिन यहां पर गेन देखिए क्या होती है, यहां पर आपकी गेन जो होती है वो होती है 10⁶, 10⁶। इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है, यहां पर 1 मेगा ओम से 2 मेगा एम होता है। इसी प्रकार आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे 50 ओम से 100 ओम होता है। ओपन लूप बैंडविड्थ इनफिनाइट होती है, यहाँ पे 5 हर्ट्ज होती है। ऑफसेट नॉन जीरो होता है, याद रखिए नॉन जीरो होता है ना। आइडल का जीरो होता है, यहाँ पे नॉन जीरो होता है। इसी प्रकार CMRR ये 10⁶, या कहूं डीबी में तो 120 डीबी होती है। कितनी, 120 होती है। और स्लू रेट जो होता है वो 0.5 से 1 वोल्ट के बीच में होता है। 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड के आसपास होता है ना। 0.5 से
1 के आसपास, ठीक है। तो ये एक बार देख लो अच्छे से और इसको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में भी और इवन एग्जाम में भी आपसे कि भैया ओपन लूप बैंडविड्थ कितनी होती है 741 की, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब नोट में लिखा है क्या, ओपैम्प इज यूज्ड एज एम्पलीफायर विथ सफिशिएंट नेगेटिव फीडबैक विच इंक्रीज बैंडविड्थ। तो ओपैम्प को हम नेगेटिव फीडबैक के साथ यूज कर सकते हैं जिससे बैंडविड्थ उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ती है ध्यान से देखिएगा, माना 1% केवल नेगेटिव फीडबैक हमने ले लिया, 1% केवल लिया अभी नेगेटिव फीडबैक, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 1% यानी 0.001। तो भैया आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 10⁴, 10⁴ आ गया ये। अब 10⁴ आ गया तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या हो गया 1 + बीटा AOL इंटू ओपन लूप बैंडविड्थ। तो ओपन लूप बैंडविड्थ अभी हमने देखी 5 हर्ट्ज होती है और ये वाला पार्ट कितना है 10⁴ आ गया। तो बेसिकली ये क्या बन गया 50 किलो हर्ट्ज बन गया, ये 50 किलो हर्ट्ज बन गया। तो बेसिकली आप देखेंगे अगर हम क्वेश्चन आ जाए कि ओपैम्प में नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो उसकी बैंडविड्थ बढ़ाई जा सकती है, हाँ बढ़ाई जा सकती है, ये आपका एग्जांपल है। तो इनकेस कभी इंटरव्यू में या ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि 1% नेगेटिव बैंडविड्थ है तो बताइए उसकी जो बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी, आप बोल सकते हो सर कैलकुलेट करके, है ना। इसी प्रकार क्लोज लूप अगर आ गया तो क्लोज लूप के लिए फॉर्मूला ही हो जाता है। तो क्लोज लूप में आप जब सॉल्व करोगे तो उसकी कितनी आएगी, लगभग 100 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था स्लू रेट के बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो स्लू रेट देख लेते हैं पहले। तो स्लू रेट मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आउटपुट में जो चेंज कितना जल्दी हो रहा है उसको शो करता है। तो वही चीज है, इट इज द मैक्सिमम रेट विच आउटपुट वोल्टेज ऑफ ओपैम्प कैन चेंज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी जल्दी चेंज होता है उसको शो करता है स्लू रेट। और स्लू रेट मैंने अभी बताया, स्लू रेट की वैल्यू जो रहती है वो कितनी है 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, रेंज होती है 0.5 से 1 के आसपास में, हाँ। तो आप 1 भी याद रख कर सकते हैं, कहीं न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो उसमें 1 ही दिया रहता है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं इसी में, इफ इनपुट वोल्टेज to a op-amp change at rate higher than slew rate, then output voltage can follow change in the input। तो बेसिकली अगर स्लू रेट से ज्यादा आउटपुट चेंज हो रहा है आपका, है ना, रेट हायर देन स्लू रेट से ज्यादा पे अगर चेंज हो रहा है आउटपुट वोल्टेज, तो बेसिकली ये किसको फॉलो कर रहा है, इनपुट को फॉलो कर रहा है, इनपुट की तरह चेंज हो रहा है ना। तो बेसिकली एज अ रिजल्ट आउटपुट सिग्नल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डिस्टॉर्टेड रहेगा, और इसे हम क्या कहेंगे, स्लू रेट इंड्यूस डिस्टॉर्शन। इसको क्या कहेंगे हम, स्लू रेट इंड्यूस डिस्टॉर्शन कहेंगे। अगर इनपुट वोल्टेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, चेंज हो रहा है, मतलब आउटपुट स्लू रेट से ज्यादा हायर पे हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे डिस्टॉर्टेड, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछी जाती है, वो ध्यान से देखिएगा। इसका क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, ये कंडीशन पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल दे देगा इसी पे कि डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट के लिए क्या कंडीशन होती है। तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई ACL मतलब क्लोज लूप गेन, Vm जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज का या पीक वोल्टेज होगा, FO जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, और नीचे 10⁶, और ये लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किससे, स्लू रेट से। स्लू रेट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, स्लू रेट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इससे लेस देन होना चाहिए, है ना। तब आपका क्या होगा वो यूज हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें देखिए, इसमें ज्यादातर क्या क्वेश्चन पूछेगा, ACL पूछ लेगा, मैं आपको कराऊंगा जब हम ओपैम्प पे न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे। ACL पूछ लेगा इसमें, है ना, इसमें FO पूछ लेता है क्योंकि भाई SR तो आपको दे देगा 1 दे देगा, है ना। जनरली आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा या ACL पूछ लेगा, इस तरह से आपको कैलकुलेट करने को बोल देता है। तो आप इसको करके देखिएगा क्वेश्चन, है ना। अगर मैं बोलूं कि मान के चलो पीक वोल्टेज जो है, मैं आपको इसमें पीक वोल्टेज बोल देता हूं 1 वोल्ट है ना, और स्लू रेट भी 1 है, ठीक है। आप इस पे कैलकुलेट कर लीजिएगा,
मैंने कहा वोल्टेज भी 1 है Vm और स्लू रेट भी 1 दे दिया है। आपको क्या निकालना है, ACL निकालना है, FO निकालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके देखिएगा FO कितना आ रहा है और ACL कितना आ रहा है ना। ACL देखिए, ACL भी मैं दे देता हूं यहां पर, ACL भी मैं दे देता हूं आपको यहां पर, बोलो तो ACL दे देता हूं मैं आपको 1 दे देता हूं ACL भी, है ना। ACL की वैल्यू भी यहाँ पे 1 दे देता हूं, है ना। अगर मान के चलो नहीं दिया हो क्वेश्चन में, है ना, एक चीज याद रख लो, नोट कर लो, यहाँ पर नोट कर लो कि इन केस क्वेश्चन में ACL ना गिवन हो तो ACL को आप क्या कंसीडर कर लेना, ACL कंसीडर एस 1, है ना, 1 कंसीडर कर लेना अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इन केस क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप ACL क्या कर लेना, मेंशन कर लेना। अब यहां पर मुझे बताना क्या है, FO बताना है ना, F आउटपुट बताना है, तो ये आप निकाल लीजिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है और बताइएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं। तो ये तो स्लू रेट की बात हो गई। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ओप एम्प। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी पर कैसा वर्क करता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका जो फॉर्मूला आगे हम देखेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज द ग्राफ बिटवीन ओपन लूप वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। किसके बीच में ग्राफ होता है, क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरव्यू में पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन लूप वोल्टेज जो है आपका, हाँ, वोल्टेज गेन जो है आपकी और आपकी फ्रीक्वेंसी, दोनों के बीच में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं बेसिकली। अब आप खुद देखिएगा, फ्रीक्वेंसी 0 पर गेन एकदम पीक पे है, फ्रीक्वेंसी 0 पे गेन देख रहे हो आप एकदम पीक पे है। यही फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आपकी गेन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, गेन कम हो रही है ना। तो यहां पर आप देखोगे ये जो पॉइंट है ये FOL कहलाएगा, और जहां पर एकदम खत्म होने वाली होता है वो UGB कहलाता है, यूनिटी गेन कहलाता है बेसिकली, है ना। अब इसमें हम देखेंगे काफी चीजें, जैसे AOL क्या है, AOL जो है मैक्सिमम ओपन लूप गेन है, इसे DC गेन भी कहते हैं हम, है ना, इसे क्या कहते हैं, DC गेन भी कहते हैं। ऐसे ही FOL क्या होती है, इसके अलग अलग नाम है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या 3dB फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ब्रेक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या ओपन लूप बैंडविड्थ कहते हैं। तो इतने सारे नाम है FOL के। तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है ओप एम्प का, या फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो होता है आपका रिस्पॉन्स होता है वो किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। इसके अलावा ओप एम्प इज डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बिगिन F0, गेन रिड्यूस ओनली एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो गेन आप देखोगे हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होती है, कम होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी या मैं कहूं उसमें एकदम पीक पे होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। इसी प्रकार जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं IC 741 से, तो उसकी वैल्यू फिक्स है, क्या है, ओपन लूप जो गेन है आपकी, ओपन लूप गेन जो है वो क्या है, 10⁶ है, और 3dB फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 5 हर्ट्ज होती है, किसकी, 741 की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब एक पॉइंट यहां पे लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पॉइंट, डिक्रीज इन गेन एट हायर फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ कंपनसेशन कैपेसिटेंस used in internal structure of op amp for stability purpose। तो आपने देखा कि ग्राफ ऐसे चल रहा था, हाई फ्रीक्वेंसी पे वो डिक्रीज होने लगा। अब ये किस कारण होता है, तो याद रखिए भैया, कंपनसेशन कैपेसिटेंस का यूज होता है सर्किट में, है ना, और ये किस लिए यूज होता है, स्टेबिलिटी पर्पस के लिए यूज होता है। उसके कारण ये चीज होती है वो क्या होने चलती है, डिक्रीज होने लगती है आपकी गेन। ठीक है, इसके अलावा गेन ऑफ ओप एम्प एट एनी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए फॉर्मूला है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मॉड ऑफ A इक्वल टू A ओपन लूप, है ना, ओपन लूप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस F अपॉन FOL का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा, न्यूमेरिकल जो है ना इस पे डायरेक्ट आपको पूछेंगे एग्जाम में, है ना, न्यूमेरिकल जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या है इसका। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ये भी,
क्या है, यूनिटी गेन बैंडविड्थ ऑफ ओपैम्प, यूनिटी गेन बैंडविड्थ, यूजीबी हम इसको कहेंगे शॉर्ट में, यूनिटी गेन बैंडविड्थ यूजीबी। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच ओपन लूप ओपैम्प बिकम 1। अगर ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी है भाई साहब, ये है ना, वो फ्रीक्वेंसी है जब ओपैम्प की ओपन लूप गेन कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो भैया एफ इक्वल टू यूजीबी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो यूजीबी यूनिटी गेन कहलाएगी जब ए इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो भैया बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब ए इक्वल टू 1 कर देंगे तो बेसिक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, AOL इंटू FOL इक्वल टू होता है UGB, यूनिटी बैंडविड्थ गेन। अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो, पेपर में नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आने के चांसेस है। दूसरा IC 741, IC 741 के लिए कितना होता है, 5 मेगा हर्ट्ज होती है, कितनी होती है, 5 मेगा हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसके अलावा इसको दूसरे नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं भैया, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ओपैम्प, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ओपैम्प, दिख ही रहा है भैया, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ओपैम्प। इसके अलावा यूजीबी रिस्पांस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अप टू एस एम्पलीफायर, जो आपका ओपैम्प है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक आप यूज कर सकते हो, उसे रिप्रेजेंट करता है कौन, यूजीबी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस पे भी आपको क्या है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको डीसी गेन दे देगा, है ना, आपको डीसी गेन दे देगा, आपको गेन दे देगा, है ना, और आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, आपको क्या बोलेगा, यूनिटी गेन बैंडविड्थ ज्ञात करो, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे जब तक आपको क्वेश्चन करने होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम्प की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ओपैम्प का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, तो ये ग्राफ है बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड डिफरेंस इनपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ग्राफ होगा वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो वीडी मतलब डिफरेंस इनपुट का, V1 माइनस V2, और आउटपुट तो आपको पता ही है क्या होता है, आउटपुट होता है V आउट ए ओपन लूप इंटू वीडी मतलब या V1 माइनस V2, बात एक ही है ना। तो ये उनके बीच का ग्राफ है। देखिए यहां पर जैसे बात करते हैं यहां पर दो चीजों की, एक तो आइडल का, दूसरा आपका IC 741 या नॉन आइडल की बात करते हैं। तो आइडल में आपको पता है ओपन लूप क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अब इन्फिनाइट होगा, VD अगर पॉजिटिव है, मतलब V1 माइनस V2 का जो डिफरेंस है, मतलब V बड़ा है V2 से, तो भैया पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो V आउट कैसा आएगा, V आउट इन्फिनाइट आएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में इन्फिनाइट। तो मैं कह सकता हूं इसको मोस्ट पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज, क्यों भैया, क्योंकि पॉजिटिव है। तो VCC या V सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। इसके अलावा VD अगर नेगेटिव है तो V आउट भी नेगेटिव होगा, तो V डबल ई नेगेटिव और V सैचुरेशन भी नेगेटिव, और इसको हम क्या कहेंगे, मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज। ये सॉरी इसको नहीं करना, ये है वाला पार्ट, है ना, मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है आइडल का, ये देखिए पॉजिटिव साइड पे ऊपर की ओर, नेगेटिव साइड पे नीचे की ओर, ये इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है नॉन आइडल। नॉन आइडल का कैसा होगा भाई, अब नॉन आइडल में AOL फाइनाइट होती है। जैसे IC 741 की बात करूं तो अभी इसको याद रखना है आपको, वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेगा तो 10⁻6 होती है। तो बेसिकली इससे वैल्यू क्या आएगी, इससे वैल्यू आएगी माइनस VSAT अपॉन AOL टू VSAT अपॉन AOL होगा। तो बेसिकली जो डिफरेंस होगा इनपुट का वो इसी रेंज में होगा, माइनस VSAT से लेके VSAT अपॉन AOL से होगा, और VO इंक्रीज होगा लीनियरली विथ VD, मतलब जैसे जैसे VD बढ़ेगा वैसे वैसे आपका VO भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, है ना। तो कुछ इस तरह से ग्राफ दिखेगा, लेकिन एक टाइम आने पर ये भी सैचुरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहां से स्टार्ट हुआ बढ़ना, लीनियर ग्राफ चल रहा है, यहां तक चला, सेम यहां पर स्टार्ट हुआ चलना, लीनियर ग्राफ चला, फिर यहाँ पे सैचुरेट हो गया।
तो भैया ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है लीनियर रीजन है, और ये पॉइंट के बाद आप देखिए वी सैचुरेशन बाय AOL का जो रेशियो है उसके बाद से सैचुरेट हो जाता है। सेम यहां पर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट कहला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा VD अपोजिट रेंज देन V आउट बिकम कांस्टेंट और VO गेट्स सैचुरेशन पॉइंट। तो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, एक टाइम पे आने पर क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा बेसिकली आपका, हमने पूरा देख लिया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपेम्प। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल कम है इसमें, है ना। अब इसी में कुछ पॉइंट हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं जो आपको हो सकता है एग्जाम में डेफिनेशन या कहीं पे सर्सन रीजन वाले क्वेश्चन में पूछ ले। जैसे व्हेन ओपेम्प यूज्ड इन ओपन लूप कंडीशन विदाउट फीडबैक, नो फीडबैक with positive feedback difference VD will be large enough, therefore op-amp work in saturation। तो अगर हम नो फीडबैक लगा रहे हैं या पॉजिटिव फीडबैक का यूज कर रहे हैं op-amp में, तो भैया V आउट जो होगा V सैचुरेशन प्लस माइनस के इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, अगर हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं तो इसका जो डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, है ना। और ओपैम्प उस केस में कहां पे वर्क करेगा, लीनियर रीजन पे वर्क करेगा। तो भैया कभी क्वेश्चन या इंटरव्यू में फंसा लें कि ओपैम्प कहां पर कैसे वर्क करता है नॉन आइडल, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया लीनियर रीजन पे कब वर्क करेगा, जब आपका क्या होगा, जब नेगेटिव फीडबैक होगा। और सैचुरेशन पे कब वर्क कर रहा है, जब आपका या तो क्या हो, नो फीडबैक हो या तो पॉजिटिव फीडबैक हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी प्रकार इन नेगेटिव फीडबैक ओपन सर्किट डिफरेंस VD बिकम नेग्लिजिबल स्मॉल एंड हेंस मैथमेटिकली अप्रॉक्स जीरो। भैया अगर V1 माइनस V2 अगर देखें तो लगभग जीरो हो जाता है। अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो मैं उससे कह सकता हूं V1 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा V2 के, है ना। इसी प्रकार नेगेटिव फीडबैक op-amp circuit voltage at inverting and non-inverting node are approximately equal without any physical short circuit, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअली शॉर्ट कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए वर्चुअली शॉर्ट क्या होता है, कि भैया जब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, अपना आउटपुट क्या हो जाए, VD क्या हो जाए, जीरो हो जाए बिना शॉर्ट किए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वर्चुअली शॉर्ट सर्किट कहते हैं। वर्चुअली मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कह सकते हो आप कि हाँ ये वर्चुअली एक दूसरे से क्या हो गए, शॉर्ट हो गए हैं। अगर आपका नेगेटिव फीडबैक में ओपैम्प का इन्वर्टिंग वाले का और नॉन इन्वर्टिंग वाले का लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाता है डिफरेंस, या मैं कहूं दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, वर्चुअली शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, वर्चुअली शॉर्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको कि वर्चुअली शॉर्ट क्या होता है। तो बेसिकली जो वर्चुअली शॉर्ट है और ग्राउंड है ना, तो ये नेगेटिव फीडबैक में डिफरेंस जो होता है इनका जीरो हो जाता है, या ग्राउंड कर दो बात एक ही है ना, या मैं कहूं उसे वर्चुअली शॉर्ट कर दो तो एक टर्म हो जाती है ये। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें आएंगी, जैसे इनपुट बायस करंट, इनपुट बायस करंट जिसे IB के थ्रू शो करते हैं। किसके थ्रू दर्शाते हैं इनपुट बायस करंट को, IB। तो ये होता क्या है, ये एवरेज है इनपुट करंट का जो हमने ओपैम्प में दिया है। जैसे हमने ये ओपैम्प बनाया, ये आपका इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, ये IB1 या IB2। अब हमने इसमें जो दिया है तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या लाएगा, इनपुट बायस करंट IB। ठीक है, फिर आता है इनपुट ऑफसेट करंट, IIO। ठीक है, IIO। ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट करंट। जो आपका इनपुट करंट था दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनपुट ऑफसेट करंट, है ना। और ये नैनो एम्पियर में होता है सेम, ये भी नैनो एम्पियर में ही होता है। ठीक है, नैनो एम्पियर में ही होते हैं दोनों, है ना। इसकी जो वैल्यू होगी, कभी क्वेश्चन पूछ ले कैसी होती है रेंज है, तो नैनो एम्पियर में होती है दोनों की। फिर आता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो ये क्या होता है, इट इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ ओपैम्प व्हेन इनपुट वोल्टेज आर जीरो। जब इनपुट वोल्टेज जीरो होंगे
तो भैया आपका आउटपुट वोल्टेज क्या कहलाएगा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाएगा, है ना। इसको किससे शो करते हैं, VOO, है ना, VOO से शो करते हैं इसे, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। और ये भी बहुत फ्यू वोल्ट में होता है। इसके अलावा VO बिकॉज ऑफ दिस सिमिलरिटी इन द ट्रांजिस्टर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इम्प्लेयर स्टेज। अब देखो अलग अलग स्टेज पे ओप एम्प के अलग अलग क्या ट्रांजिस्टर का यूज होता है, उसके कारण क्या होता है, ये आपका होता है ना, VO, ठीक है। फिर आता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, क्या, इनपुट आउटपुट वोल्टेज। अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, सॉरी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इट मस्ट बी अप्लाइड एट डिफरेंस इनपुट टू मेक आउटपुट वोल्टेज जीरो। भैया आउटपुट वोल्टेज जीरो बनाने के लिए इनपुट में जो हम अप्लाई करते हैं वो बेसिकली इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। इसे VIO से शो करते हैं, किससे, VIO से शो करते हैं, है ना। और ये भी माइक्रो वोल्ट्स में रेंज होती है इसकी, माइक्रो वोल्ट में रेंज होती है इसकी, है ना। और दोनों ही क्या होते हैं, VIO और VOO, ये वेरी करते हैं सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे सप्लाई वोल्टेज रहेगी हमारी उसके अकॉर्डिंग ये भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद पांचवी चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो होता क्या है, ये रेशियो है किसका, VIO और VS का। VIO आपको बताया मैंने क्या होता है, अभी पढ़ाया मैंने। तो ये इनपुट आउट ऑफसेट वोल्टेज, किसका, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज का क्या होता है, रेशियो होता है। और यही डीबी में, यही डीबी में अगर मैं बात करूं, यही डीबी में मैं बात करूं तो याद रखिएगा 20 log base 10, देखो 20 log base 10, ठीक है, del VIO अपॉन del VS, del VIO अपॉन del VS, ठीक है। तो याद रखिएगा PSRR इन डीबी, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं कि डीबी में इसकी वैल्यू क्या होती है। न्यूमेरिकल मैं आपको गारंटी देता हूं, न्यूमेरिकल यहां पर आपको पूछा जाता है, इवन एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको करवाऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमने ओप एम्प का जो बेसिक होता है ना, बिल्कुल कि ओप एम्प होता क्या है भाई साहब, ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हर चीज मैंने क्या किया आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही बारीकी से पढ़ाया है, A to Z चीजें यहाँ पे मैंने आपको समझाई हैं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, और हमारे पास टाइम कम है तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर पाए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है समुद्र की तरह। तो इसलिए मैं पहले से ही यहां पर सब आपको हैंड रिटन मेंशन कर देता हूं और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए और आप उसका बेनिफिट ले पाओ। मैं ये नहीं करूंगा कि एक एक चीज लिख लिख के करवाऊं, ऐसे करेंगे तो एक साल में भी दोस्तों सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में जब करवाऊंगा तो क्वेश्चन में अब मैं सॉल्व लाइव ही करवाऊंगा आप लोगों को, तो वो हम देखेंगे बाद में। चलिए, तो जो भी टॉपिक कंप्लीट करूंगा उसके बाद उसका क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने ओप एम्प कंप्लीट किया तो ओप एम्प के क्वेश्चन होंगे, मैंने बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट किया तो बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे, मैंने मान के चलिए EMT में कार्टेशियन सिस्टम कंप्लीट किया तो उसके क्वेश्चन होंगे। तो जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद उसके MCQ तुरंत मैं करवाऊंगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।